Hello friends, we are again together with a new topic that is performance based assessment. हिंदी में इसे प्रदर्शन आधारित आकलन कहा जाता है. It is an important topic of paper assessment of learning for B.Ed curriculum as well as for pedagogical papers in B.Ed and BSc B.Ed, BA B.Ed. So let us start our topic, today's topic, performance based assessment. हिंदी में इसे हम प्रदर्शन आधारित आकलन कहते हैं. ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परफॉर्मेंस और दूसरा असेसमेंट. परफॉर्मेंस का मतलब होता है वो कोई भी एक्टिविटी जो आप व्यूअर्स के सामने एक्ट करते हो या कुछ शो करते हो, वो आपकी परफॉर्मेंस कहलाती है. अब इसमें परफॉर्मेंस कई तरीके की होती है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उसमें हम एजुकेशन एस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो परफॉर्मेंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड टर्म है यहाँ पर, और उस बेस पर असेसमेंट कैसे किया जाएगा, आकलन कैसे किया जाएगा, वो हम इसमें बात करेंगे. तो असेसमेंट यहाँ शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई संभावना हो इम्प्रूव करने की तो उसको भी रखा गया है. अगर हम इवैल्यूएशन लिखते हैं तो वो एक अल्टीमेट जजमेंट होता है. इस पर हम पहले अपने जो वीडियो है असेसमेंट और इवैल्यूएशन वाला, जो इवैल्यूएशन टॉपिक है, उस पर हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. सीसीई में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी. परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट बेसिकली वो असेसमेंट होता है जो आपके प्रेजेंटेशन के आधार पर, आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको देखा जाता है, आपका जजमेंट किया जाता है, और अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारने के लिए आपको सजेशंस दिए जाते हैं. वो जो असेसमेंट होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है. आइए इस पर और बात करते हैं. तो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो टर्म है, इसमें बताया गया है कि द असेसमेंट रिक्वायर्स अ स्टूडेंट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और आंसर अ क्वेश्चन दैट विल डिमॉन्स्ट्रेट द स्टूडेंट स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग. इसके अंदर जो कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है या उत्तर दिया जाता है स्टूडेंट के थ्रू, वो इस तरीके का होता है कि उसमें बच्चे की स्किल या उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसने कितना सीखा है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, उसके बारे में पता लगाया जा सके. जब वो अपनी स्किल शो करेगा तो ऑब्वियसली किसी चीज को परफॉर्म करके बताएगा, या अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को वो आपको बताना चाहता है, जजमेंट अपना देना चाहता है कि उसने कितना सीखा है, तो आपको किसी एक्टिविटी के थ्रू या बोल करके किसी चीज में वर्बल वे में आपको, या फिर नॉन वर्बल वे में भी अपनी चीज को आपको समझाने की कोशिश करता है अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर, अपने प्रदर्शन के आधार पर. अभी प्रदर्शन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी इसमें स्ट्रेटेजीज काम में ली जाती हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे. साथ ही साथ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो है वो फीडबैक भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर यह पता चलता है कि कहाँ कमी रह गई है और कौन सा पक्ष आपका बहुत मजबूत है. तो जो फीडबैक होता है उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में हमें कमी रह गई है तो उसको किस प्रकार दूर करें हम. और ये एक्चुअल में क्लासरूम टीचिंग के आधार पर, या फिर लेसन प्लान्स के आधार पर, वीडियो क्लिप आपकी जो टीचिंग की हो उसको देखकर, या फिर स्टूडेंट के सैंपल वर्क को, इनको देख करके डिसाइड किया जाता है कि आपकी उस काम में परफॉर्मेंस कैसी है. आप क्लासरूम टीचिंग करते हैं, या अपने लेसन प्लान को क्लास में प्रेजेंट करते हैं, या फिर आप डिफरेंट टाइप के मेथड्स और स्ट्रेटेजीज का यूज करके कोई कंटेंट बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं, टीचिंग एड्स बनाते हैं, उसके थ्रू समझाते हैं. किस वे में आप अपने प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस होती है, और उसी बेस पर आपका असेसमेंट किया जाता है, जो पर्टिकुलर वे में आपको एक फीडबैक प्रोवाइड करता है आपको और इम्प्रूव करने के लिए. तो इस टाइप का जो परफॉर्मेंस है वो जो इस टाइप का असेसमेंट है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कहलाता है. जो जनरली आप जब इंटर्नशिप पर जाते हैं तो इंटर्नशिप में जब आपको असेस किया जाता है, तो आप जब पढ़ा रहे होते हैं उस समय आपको देखा जाता है, एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पर देखा जाता है कि आप कितना उनको फुलफिल कर पा रहे हैं. एक रूब्रिक बनाई जाती है, उस रूब्रिक्स में जो जो पैरामीटर्स हैं उनको रखा जाता है, और उन पैरामीटर्स में आप कहाँ तक फिट बैठे उस चीज के आधार पर आपका असेसमेंट किया जाता है. तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कहलाता है. ये एक तरीके से समेटिव असेसमेंट होता है. जिस तरीके से साल के एंड में जाकर के एक फाइनल एग्जाम होता है, इसी तरीके से आपकी परफॉर्मेंस जितना अब तक आप सीखते आए हो, उस सीखने के बाद में जब आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो वो एक तरीके से आपका समेटिव असेसमेंट होता है.
एज इट फोकस्ड ऑन अचीवमेंट। ये आपके अचीवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट में हम ये देखते हैं कि आपने पूरे सेशन के दौरान जो कुछ भी सीखा, या एक स्टूडेंट जो कुछ भी सीखता है वो उस सीखे हुई नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी स्किल्स को कितना अप्लाई कर पाता है, उस चीज का परफॉर्मेंस देखना है। इसीलिए ये जो है वो आपकी अचीवमेंट पर फोकस करता है। It is often aligned with the standard-based education reform and outcome-based education movement. ये outcome-based education से लिंक करता है, standard-based education से लिंक करता है, क्योंकि proper standard इस पे रखे जाते हैं। आउटकम देखा जाता है कि कितना आउटकम आपका मिला है, एक पर्टिकुलर आपकी जो परफॉर्मेंस के आधार पर जज कर रहे हैं आपको, तो आउटकम आपका कैसा रहा, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो ये सब एक दूसरे से लिंक टर्म है। इसे परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट को जिसमें शॉर्ट में पीबीए कहूंगी मैं यहाँ पर, तो इसको ऑल्टरनेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है, ऑथेंटिक असेसमेंट भी कहा जाता है, कंप्रीहेंसिव असेसमेंट भी कहा जाता है, और परफॉर्मेंस असेसमेंट भी कहा जाता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो इसके लिए ऑल्टरनेट वे में काम में लिए जाते हैं। तो ये जो है ये टीचर के थ्रू ये सेट करने के लिए असेसमेंट किया जाता है कि स्टूडेंट ने कितनी अंडरस्टैंडिंग की है मटेरियल की। इसके कुछ एग्जाम्पल है। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ करके आप ये काम कर सकते हो, रिटर्न कोई कंपोजिशन करवा करके आप ये काम कर सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, या ओरल प्रेजेंटेशन, बच्चों से कुछ बोलने को कहा जाए, कुछ उनकी ओरल टेस्ट लिया जाए, उस आधार पर उनकी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। कुछ प्रोजेक्ट्स के आधार पर, कुछ एक्सपेरिमेंट करा करके, या पोर्टफोलियो, स्टूडेंट्स ने जो काम किया है वो उसका पोर्टफोलियो बनवा करके भी आप उनकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो कि उन्होंने किस लेवल तक लर्निंग की है, उनका अंडरस्टैंडिंग और स्किल को प्रेजेंट करने का लेवल कितना है। अब हम आगे बात करते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट वास्तव में क्या है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इज अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड वर्क हैबिट्स थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क दैट आर मीनिंगफुल एंड एंगेजिंग द स्टूडेंट्स। मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो होता है वो एक स्ट्रेटेजीज का सेट है। इसमें डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उन पे हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज होती हैं उससे ये देखा जाता है कि आपने नॉलेज का, आपने अपनी स्किल का या वर्क हैबिट का जो एप्लीकेशन वे में या प्रेजेंटेशन किस वे में किया है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका जो आपने सीखा है काम उसमें कितना जो है वो मीनिंगफुल है वो, और वो स्टूडेंट को किस वे में इंगेज कर सकता है या स्टूडेंट उससे किस वे में इंगेज रहते हैं, इन सब के आधार पर आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इसमें जनरली हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आती हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में वही क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग, ये सारे टर्म्स आते हैं। तो जब आपके अंदर पर्टिकुलर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए स्किल्स हैं तो आप क्रिटिकली अपनी बात को रख पाते हो, क्रिएटिव वे में आप अपनी नॉलेज को असेंबल करते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को असेंबल करते हो, क्रिएटिव वे में उसको प्रेजेंट करते हो। आपकी जो हैबिट्स होती हैं और जो वर्किंग हैबिट है वो एनहांस होती हैं। आप अपने जो जवाब देते हो प्रश्नों के वो लॉजिकली दे पाते हो। ये सारी चीजें जो हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के अंदर जज की जाती हैं या देखी जाती हैं, उनका असेसमेंट किया जाता है। यहाँ पर दो डेफिनेशन हमने ली हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो मैकमिलन की है, 2007 में उन्होंने दी। उन्होंने एक बात कहा कि टीचर जजेस एंड मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट स्टूडेंट demonstration of skills in creating a product और making a presentation। इन्होंने बताया कि वास्तव में परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट क्या है। ये टीचर का एक जजमेंट है जिसमें टीचर जज करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और स्टूडेंट की जो अपनी स्किल को परफॉर्म करने की या डिमॉन्स्ट्रेट करने की जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के आधार पर वो जजमेंट तक पहुंचता है कि वो किस लेवल पर बच्चा प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। वो सारी चीजें जो देखी जाती हैं, ये मैकमिलन की डेफिनेशन है। वहीं दूसरी डेफिनेशन एक है, ये फरमैन ने 2005 में दी। इन्होंने बताया इट इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ असेसमेंट। ये मेन असेसमेंट नहीं है, एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है असेसमेंट का, दैट मूव्स अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, जिसमें पेपर पेंसिल टेस्ट जो आप रिटर्न असाइनमेंट करवा रहे हो या रिटर्न पेपर या टेस्ट ले रहे हो, उस चीज से बच्चे को छुटकारा मिलता है और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको जो है वो ग्रेड या रिजल्ट आपका बताया जाता है। ये फरमैन की डेफिनेशन है, जिन्होंने उसमें पेंसिल जो पेपर पेंसिल है उसको डिस्कार्ड करने की बात की है, ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कार्ड करने की बात की है और परफॉर्मेंस के बेस पर ही आपको असेस करने की बात पर उन्होंने फोकस किया है।
अगली बात आती है नेचर क्या है इसकी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की, क्या प्रकृति होती है। तो प्रकृति का पहला इसका जो मुख्य बिंदु है वो है इट मेजर्स डायरेक्टली कॉम्पिटेंसीज। जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस को बताते हो तो उससे आपको पता चलता है कि आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपका सामर्थ्य कितना है, किसी काम को आप किस लेवल तक जाकर के कितने डेडिकेशन के साथ, कितनी हार्ड वर्किंग के साथ में कर सकते हो। मतलब किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका अपर मोस्ट लेवल क्या है वो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट से पता चलता है। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल या हर एक बच्चा अपने आप को अपने साथी से या किसी दूसरे बच्चे से बेटर वे में प्रेजेंट करना चाहता है, अपने आप को बेस्ट बताना चाहता है, अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट बताना चाहता है। तो वो सारी चीजें जो अप्लाई करने की कोशिश करता है, जो वो कर सकता है। तो आपकी वास्तव में कॉम्पिटेंसीज कितनी है उसका डायरेक्टली पता लगता है इसके थ्रू, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के थ्रू। दूसरा इसका पॉइंट है इट कैन असेस प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि आप केवल किसी प्रोसेस के दौरान, जब आप असेसमेंट की प्रोसेस में हो, केवल तभी आपका असेसमेंट हो सकता है, या फिर आप लर्निंग या प्रेजेंटेशन कर चुके हो तो आपका लास्ट में जाकर के होगा, जैसे एग्जामिनेशन में लास्ट में एग्जाम होता है, इस तरीके का असेसमेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्रोसेस में भी हो सकता है और एज अ प्रोडक्ट भी हो सकता है। कैसे होता है उसकी भी प्रोसेस हमने आगे बात की है। थर्ड पॉइंट है इट कैन बी एम्बेडेड इन लेसन। जब आप लेसन पढ़ा रहे हो या आप लेसन को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, उस दौरान भी आपका असेसमेंट होता है कि आपने वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा या आप उसको पढ़ रहे हो, उस दौरान आपने उसकी मेन पॉइंट्स को कितना ध्यान में रखा, कितना गौर से उसकी मुख्य बातों को समझा। बीच बीच में से आपसे उसमें से प्रश्न पूछ करके या कोई एक्टिविटी कंडक्ट करवा करके या कोई उदाहरण पूछ करके आपका असेसमेंट किया जा सकता है कि आप वास्तव में आपकी परफॉर्मेंस क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन असेस और अफेक्टिव एंड सोशल स्किल्स। इसके थ्रू आपकी सोशल स्किल्स को भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जब आप अपनी परफॉर्मेंस देते हो, तो आप एक सोशल एनवायरनमेंट में अपनी परफॉर्मेंस देते हो और उस एनवायरनमेंट के साथ आप किस तरीके से डील कर रहे हो। वो लोग जो हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं या फिर आपसे लिंक हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनके साथ आपकी सोशल स्किल्स किस तरीके की हैं, उस सब का भी जो है असेसमेंट किया जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में। इनडायरेक्टली बोले तो आपका अपने दूसरे व्यक्ति के साथ में कैसा संबंध है, कोलैबोरेशन कोऑपरेशन है या नहीं है, आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये सारी चीजें, टीम वर्क आपके अंदर है या नहीं, ये सारी चीजें भी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के अंदर आती हैं। जहां हम जो 3C की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की, तो कोलैबोरेशन की, उन तीनों C का आप कितने बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाते हो, वो भी आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर स्पष्ट रूप से असेस किया जा सकता है, उसका आकलन किया जा सकता है। आगे बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की। आपके प्रदर्शन आधारित जो आकलन होता है उसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहला इसका जो फीचर है वो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि किसी की परफॉर्मेंस को जज करना या किसी की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको असेस करना, उसका आकलन करना अपने आप में एक बहुत कठिन काम होता है। कई बार ऐसे कई पक्ष होते हैं जिनका आकलन नहीं हो पाता अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है लेकिन वास्तव में रियल लाइफ में वो उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो ये दोनों चीजें साथ चलती हैं, इसलिए एक सिंपल काम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दूसरा है ऑथेंटिक होती है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वही सामने वाले को दिखाई देगा। आप किसी के सामने, जो दूसरा व्यक्ति आपको असेस कर रहा है या टीचर आपको जो असेस कर रहा है, वो किसी के कहने पर विश्वास नहीं करेगा। आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर जब आप उसको बताओगे, जैसा आप उसको दिखाओगे, उसके आधार पर आपको जो है असेस किया जाएगा, आपका आकलन किया जाएगा। इसलिए इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ये हमने बात की थी, ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान भी असेसमेंट हो सकता है और जब आपकी लर्निंग हो चुकी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की या आपको समझाया जा चुका है उस टॉपिक को, उसके बाद भी आपका असेसमेंट किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड दोनों टाइप का हो सकता है। ओपन एंडेड होते हैं, जर्नल जो होता है ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड का मतलब ये हुआ इसमें आप अपनी बात को कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, आपको बाउंड नहीं किया जाता
कि आप केवल एक ही वे में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, आप ऑल्टरनेटिव वेज में भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। ओपन एंडेडनेस होती है। नेक्स्ट इसका फीचर है टाइम बाउंड। अब आपको अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना मन आए उतना समय आप ले लें। एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया जाता है जो आपको असेस कर रहा है व्यक्ति उसके द्वारा, कि आपको अपने आप को बेटर वे में प्रेजेंट करने के लिए 10 मिनट का समय या 15 मिनट का समय या 5 मिनट का समय, जैसा आपका असेसमेंट है उसके आधार पर दिया जाता है। उस दिए हुए समय में आप अपनी परफॉर्मेंस को कितने बेहतर तरीके से बता पाते हो, अपनी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी दे पाते हो, उसके आधार पर असेसमेंट होता है। तो ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जो असेसमेंट है आपका वो आपको 10 मिनट में टास्क कंप्लीट करना था और आप आधे घंटे बाद कर रहे हो तो भी असेसमेंट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो टाइम दिया गया उसी टाइम में अपने आप को आपको प्रेजेंट करना होता है। तो टाइम बाउंड प्रोसेस है। जो जनरली इंटरव्यूज होते हैं कहीं भी बड़ी इंडस्ट्रीज में या किसी अच्छी पोस्ट के लिए स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो इंटरव्यू होते हैं उन सब में जो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट ही किया जाता है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है और उस टाइम में आपको कोई टॉपिक या तो पढ़ाना होता है या अपनी परफॉर्मेंस को आपको किसी न किसी वे में उनको बताना होता है। जो समय दिया गया है उसी में आपको वो काम करना होता है। तो ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस होती है। आगे ये फॉर्मेटिव होती है नेचर में। हमने आगे पढ़ा था कि समेटिव होती है, लेकिन यहाँ पर हमने फॉर्मेटिव इसीलिए बोला है क्योंकि इसमें ये इस तरीके की प्रोसेस है कि अगर कहीं कोई कमी आई है तो आप उसको इम्प्रूव कर लें, फिर अगली बार आप उसको असेस करवाएं, अगर फिर कोई कमी है तो फिर इम्प्रूव करें, यानी इम्प्रूवमेंट की संभावना इसमें रहती है। इसलिए इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा गया है, फॉर्मेटिव कहा गया है नेचर में, लेकिन होता ये समेटिव है क्योंकि एंड में लिया जाता है। नेचर इसकी फॉर्मेटिव होती है। इसमें टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। टीचर का रोल सेकेंडरी होता है, स्टूडेंट का रोल प्राइमरी होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बच्चे को देना है। टीचर उसको गाइड करता है, सपोर्ट कर सकता है या फिर उसको मोटिवेट कर सकता है। अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उसको रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकता है। ये सब काम वो कर सकता है, लेकिन ये सब एज अ फैसिलिटेटर वो काम करेगा। इसमें जो मेन पार्ट होता है, रोल जो प्ले करता है, वो करता है स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें वही बात आई, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है लर्नर का, क्योंकि परफॉर्मेंस बच्चे को देनी है, इसलिए उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के, जिसके आधार पर, इसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन आधारित आकलन है उनमें अच्छा अगर आपको आकलन करना है तो उसमें ये सारे गुण होना बहुत जरूरी है। अगली बात आती है कि इसके जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है उसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी हैं। आप किसी के परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो, असेस कर रहे हो, तो उस समय आपको कौन कौन सी मेन बातें ध्यान रखनी है। तो उसमें पहला पॉइंट है, यू हैव अ क्लियर पर्पस। आपके पास में आपको जो व्यक्ति का आप असेसमेंट कर रहे हो या जिसकी परफॉर्मेंस को आप देख रहे हो, किस पर्पस से आप ये काम कर रहे हो, क्या आपका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को आपको बहुत स्पष्ट पता होना चाहिए। अगर आप किसी का जॉब के लिए ले रहे हो तो जॉब में आप क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहते हो कि वो व्यक्ति फुलफिल करे उन क्राइटेरिया को, जो कुछ भी है वो आपका क्लियर पर्पस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। अब व्यक्ति अपने आप को परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको किस क्राइटेरिया पर जज करोगे, कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप उसको जज कर सकते हो। क्या आप उसके कम्युनिकेशन स्किल देखोगे या फिर आप उसका जो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है वो देखोगे, या आप उसकी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं। जो भी क्राइटेरिया आपने डिसाइड किए हैं वो आपके आइडेंटिफाई होने चाहिए कि आप किन क्राइटेरिया के बेस पर असेसमेंट करने वाले हो। तीसरी बात जो है, डू प्रॉपर सेटिंग ऑफ जजिंग। प्रॉपर एक सेटिंग बैठानी चाहिए आपको जब आप ये असेसमेंट करो कि इस आधार पर या इन चीजों के आधार पर इन स्थितियों में ये असेसमेंट किया जाएगा, ये आकलन किया जाएगा, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। स्कोर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस के आधार पर डिस्क्राइब किए जाने चाहिए। जैसे व्यक्ति की परफॉर्मेंस है उसके आधार पर स्कोर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो लेकिन उसको स्कोर कम दिए गए हो, या फिर उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है लेकिन स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है तो उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही इसको स्कोर दिए जाने चाहिए। प्रॉपर रूब्रिक्स बनानी चाहिए। रूब्रिक्स का मतलब होता है पैरामीटर्स जो हैं वो डिसाइड करने चाहिए कि 5 पॉइंट स्केल के आधार पर आप इसका जो है असेसमेंट कर रहे हो, या फिर यस नो के आधार पर किस बेस पर आप इसका जो कर रहे हो, जो भी आपको पैरामीटर्स हैं वो बनाने होंगे। रूब्रिक्स एक
प्रॉपर रूब्रिक बनानी पड़ती है और उस रूब्रिक के आधार पर आप इसको असेस करते हो। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होना चाहिए, बहुत बारीकी से आपको सब पक्षों को देखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने आप को परफॉर्म कर रहा है, अपनी इसके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को आपके सामने बता रहा है, उस समय आपको बहुत माइन्यूटली उसके सभी पॉइंट्स को देखना चाहिए अगर आप उसका फेयर असेसमेंट कर रहे हो तो। नेक्स्ट है थॉरो फीडबैक। जो परफॉर्मेंस के आधार पर हम जब देखते हैं कि व्यक्ति ने अपना जो प्रदर्शन किया है उसका जो फीडबैक दिया जाता है वो भी तुरंत साथ के साथ मिल जाता है। अगर प्रदर्शन अच्छा है तो आपको उसी समय पता चल जाता है कि व्यक्ति की तैयारी कितनी स्तर की है और उसने कैसा प्रदर्शन किया है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के समय हमें ध्यान रखनी चाहिए या रखनी आवश्यक हैं अगर आप सही और अच्छा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट करना चाहते हैं तो। अगली बात आती है फॉर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कितने तरीके का होता है। तो हमने ये बात पहले भी की थी। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट दो टाइप का होता है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड और एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब होता है असेसमेंट डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। जब कोई कार्य किया जा रहा है उस दौरान ही आपका असेसमेंट कर लिया जाए। अगर काम करने के दौरान आपका असेसमेंट किया जाता है देन द असेसमेंट विल कॉल एज प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट। सेकेंड टाइप का ये इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है प्रेजेंटेशन। जब आप किसी चीज में अपना प्रेजेंटेशन देते हो या रोल प्ले करके आप स्टेज पर अपने आप को शो करते हो या किसी डिबेट में खड़े होकर आप अपनी बात को रखते हो तो आपके बोलने के दौरान, आपकी एक्टिंग करने के दौरान या आपके अपने प्रेजेंटेशन देने के दौरान ही सामने वाला आपका असेसमेंट कर लेता है। आपके समझाने के तरीके से, आपके बोलने के तरीके से, आपके कम्युनिकेशन से, इन सारी चीजों के आधार पर वो जो उन्होंने अपने रूब्रिक बनाई हुई है उस बेस पर आपका असेसमेंट कर सकते हैं। तो जो ड्यूरिंग द प्रोसेस असेसमेंट होता है उसे प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड असेसमेंट। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब प्रोसेस खत्म होने के बाद जो लास्ट में किया जाता है एज अ प्रोडक्ट। इट फोकस ऑन प्रोडक्ट और ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स। आपने पूरी प्रोसेस के बाद जो कुछ भी सीखा उस सीखे हुए के आधार पर जो आपका असेसमेंट होता है, जो हम जनरली चैप्टर के एंड में टेस्ट लेते हैं या यूनिट के एंड में टेस्ट लेते हैं, वो इसी टाइप का एक आपका परफॉर्मेंस है। तो ये जो इस तरीके का परफॉर्मेंस होता है जो एज अ प्रोडक्ट लिया जाता है या ओवरऑल लर्निंग आउटकम के रूप में लिया जाता है, इसे प्रोडक्ट ओरिएंटेड असेसमेंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं साइंस एग्जीबिशन में बच्चे अपने जो मॉडल्स वगैरह जमाते हैं या अपने लिए जो प्रैक्टिकल्स करके बताते हैं, एक्टिविटीज बताते हैं, वो उनकी लर्निंग के प्रोडक्ट के रूप में ही वो शो करते हैं। आर्ट एग्जीबिशंस हैं, ड्राइंग की जो बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं वो भी इसमें आती हैं। साथ ही साथ पोएम राइटिंग, अब बच्चे की कौन सी स्किल और वो अंडरस्टैंडिंग को वो अपनी पोएम के थ्रू बता पा रहा है, या स्टोरी राइटिंग कंपटीशन अगर आपने रखा है तो ये सब जो है वो लास्ट में एक लिखने के बाद आप रिजल्ट पे पहुंचते हो। जब आप उसका चेक करते हो कंटेंट तब आप बता पाते हो कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस ये रही। तो उसके लिखने के दौरान आप इसमें नहीं कर रहे हो उसको असेस। अगर आप लिखने के दौरान या उसके काम करने के दौरान असेस करते हो तो हम इसे प्रोसेस ओरिएंटेड कहते। लेकिन जब हम उसके लिखने के बाद, स्टोरी लिखने के बाद या पोएम लिखने के बाद या एग्जीबिशन लगने के बाद हम उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसको जज कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो असेसमेंट है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड असेसमेंट कहलाता है। अब आगे बात करते हैं स्ट्रेटजीज की कि कौन कौन सी मेन स्ट्रेटजीज हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में यूज की जाती हैं। तो पहला है इसमें प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी वे में आप अपनी बात को प्रेजेंट करोगे, चाहे तो वो पावर पॉइंट के थ्रू आप बताओ या फिर एक कोई शॉर्ट वीडियो के द्वारा बताओ या क्लास में लाइव अपने आप को आप प्रेजेंट करो। जो भी आपका तरीका है, पहला एक इसमें जो स्ट्रेटेजी काम में ली जाती है वो है प्रेजेंटेशन की। दूसरा है आप अपने आप को पोर्टफोलियो के थ्रू भी बता सकते हो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है सिस्टमैटिक, मीनिंगफुल, पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ योर वर्क। आप अपने जितना भी काम आपने किया है उस पूरे काम को एक मीनिंगफुल वे में, सिस्टमैटिक वे में, एक पर्पसफुल वे में अगर कलेक्ट करके उसको आप प्रेजेंट करते हो तो वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। तो उस पूरे काम को देखकर भी आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है। तो पोर्टफोलियो के थ्रू भी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है। तीसरा जो है परफॉर्मेंसेस के आधार पर। परफॉर्मेंस का मतलब स्टेज परफॉर्मेंस भी हो सकती है इसमें। और स्टेज परफॉर्मेंस मीन्स आप आर्ट एंड एस्थेटिक्स के थ्रू या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू
या आपकी किसी चीज को एक्सप्रेस करना, जैसे डांस एक्टिविटीज या किसी के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को किस तरीके से बताते हो, जिसमें आप अपने आप को बेटर वे में प्रेजेंट कर पाओ, अपनी स्किल को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को शो कर पाओ, तो ये परफॉर्मेंस के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट है, आप प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं बच्चों को। प्रोजेक्ट्स में बच्चे अपना हर तरीके से बेटर वे में, जिस वे में वो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं या जितने अच्छे रिसोर्सेज उसके लिए काम में ले सकते हैं, उन सब की कोशिश करके उन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं और उस अपने असाइनमेंट को पर्टिकुलर या अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स दे करके भी असेस किया जा सकता है कि किस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, उसका परफॉर्मेंस किस लेवल का है, ये हम चेक कर सकते हैं। अगली बात आती है डिबेट। डिबेट आपकी स्किल को प्रेजेंट करने का या आपने जो कुछ भी सीखा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को प्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें आप उन शब्दों को यूज करते हो जिसको आप अच्छी तरह से फ्रेम कर पा रहे हो। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल का इससे पता चलता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल का इससे पता चलता है, साथ ही साथ आपकी लिसनिंग स्किल का, स्पीकिंग स्किल्स का, बहुत सारी स्किल्स हैं जिनके बारे में पता चलता है जब आप डिबेट करते हो कि कितने लॉजिकली, कितना सिस्टमैटिक वे में, कितना क्रिटिकली आप चीजों को समझ रहे हो और उसके बाद उस पर डिबेट कर रहे हो। तो आपकी परफॉर्मेंस को डिबेट्स के आधार पर भी परफॉर्म किया जाता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशंस के आधार पर भी किया जा सकता है। दूसरा एक और तरीका है जर्नल के आधार पर। जर्नल का मतलब यहाँ पर जो है, जर्नल का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फीलिंग्स, थॉट्स, परसेप्शंस और रिफ्लेक्शंस अबाउट एक्चुअल इवेंट्स और रिजल्ट्स। किसी भी बच्चे का क्या फीलिंग्स है, क्या परसेप्शन है, कैसा वो रिफ्लेक्ट करता है, क्या उसका चिंतन है किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, वो अपनी फीलिंग्स को लिखता है या अपने एक्सपीरियंसेस को लिखता है और उसको फिर आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो आप उसके एक्सपीरियंसेस के आधार पर, उसके थॉट्स के आधार पर भी उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनका यूज जो है बेसिकली ब्रॉडली किया जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में। इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी जो है उनको यहाँ पर मैंने इन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इन पर हमने अभी डिस्कस किया है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की। तो स्ट्रेंथ तो ये है कि इट क्लैरिफाई, आइडेंटिफाई लर्निंग गोल्स। इसमें सबसे पहले आपकी जो लर्निंग गोल्स हैं वो क्लैरिफाई होते हैं, स्पष्ट रूप से आपको अपने लर्निंग गोल्स पता होते हैं, आप उन्हें पहचान पाते हो। ये सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर असेस होना है, आपका असेसमेंट किया जाना है। तो आपके लर्निंग गोल्स क्या हैं वो बहुत स्पष्ट होते हैं, आपको उनको पता होता है कि आप किन लर्निंग गोल्स को ध्यान में रख के चल रहे हो। दूसरा, स्टूडेंट शो देयर स्किल एंड टैलेंट। बच्चे जो हैं वो अपनी स्किल्स और टैलेंट को शो कर पाते हैं। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग को प्रमोट करता है या एडवोकेट करता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के समय बच्चे के दिमाग में जो बातें आती हैं वो उसके नॉलेज का कंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस होता है उसी के आधार पर शब्द उसके बाहर आते हैं। तो ये लर्निंग की जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, ये बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, वो रटी हुई चीजें नहीं बोलते, जो उनके दिमाग में विषय वस्तु के लिए कंटेंट को समझ करके जो चीज आई है वो उस चीज को बाहर अपने शब्दों के माध्यम से निकालते हैं। इस चीज को ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो है, इसमें कई तरीके की अप्रोचेस को काम में लिया जा सकता है, स्ट्रेटेजीज को काम में लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल रिटन टेस्ट ही ऑर्गेनाइज कराओगे तभी आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हमने पिछली वाली स्लाइड में वो सारे डिस्कस करे थे अभी, कि भाई आप पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हो, जर्नल भी बनवा सकते हो, या और भी जो तरीके हमने देखे वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ अप्रोचेज एंड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज होती हैं आपके पास असेसमेंट करने के लिए। आप बाउंड नहीं हो कि केवल आपको एक ही तरीका या एग्जामिनेशन बेस्ड असेसमेंट ही करना है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिसके आधार पर आप असेसमेंट कर सकते हो। अगली बात आती है, इट एनहांसेस रीजनिंग स्किल। जब बच्चा अपने आप को प्रेजेंट करता है, आंसर देता है किसी प्रश्न का या फिर अपनी बात को लॉजिक के साथ रखता है, तो उसके अंदर रीजनिंग स्किल डेवलप होती हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है उसके फ्यूचर के लिए। तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं इसकी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की, लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ वीकनेस भी है। वीकनेस क्या है कि ये एक टीडियस टास्क है,
किसी की परफॉर्मेंस को जज करना, जैसे हमने पहले कहा था, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए बहुत टीडियस टास्क होता है। हर एक कोई इसे अप्लाई नहीं करना चाहता और ना ही इसको अप्लाई करने में वो कैपेबल होता है, क्योंकि उसको सारी चीजें नहीं पता होती, ना वो जानने में इच्छुक होता है जिस आधार पर वो किसी की परफॉर्मेंस को चेक कर पाए। नॉर्मली एक टेस्ट ले लिया जाता है, उस टेस्ट के आधार पर आपको नंबर दे दिए जाते हैं और वही आपकी परफॉर्मेंस का एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया जाता है। और अल्टरनेटिव जो वेज हैं या अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, वहां तक पहुंच कम होती है। कई शिक्षक इसके लिए कई स्ट्रेटेजीज काम में लेते हैं, लेकिन जनरली जो बात कर रहे हैं, जनरली टेस्ट के आधार पर परफॉर्मेंस देख ली जाती है, इसलिए एक टीडियस टास्क है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि हर एक बच्चे का परफॉर्मेंस के आधार पर असेसमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और हर एक बच्चे को 10 मिनट या 15 मिनट के आधार पर जब उसको टाइम दिया जाएगा तो एक बहुत लंबा समय लग जाएगा असेसमेंट में। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। साथ ही लोअर रिलायबिलिटी रहती है। लोअर रिलायबिलिटी इसलिए रहती है क्योंकि कई बार टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बायसेस आ जाते हैं और उसकी वजह से जो फेयर असेसमेंट है वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट है समटाइम डिस्करेजिंग द लर्नर। कई बार डिस्करेज भी हो जाता है लर्नर, क्योंकि कई सारे लोगों के बीच में वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है या अपने पीयर ग्रुप के बीच में अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, और यदि उसको बोल दिया जाए कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो डिस्करेज हो जाता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, इसलिए बहुत सावधानी से करना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत एक जानकार लोगों के द्वारा किया जाने वाला काम है, इसलिए इसे टीडियस टास्क कहा गया है। अगर हम आगे बात करते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसमें टीचर अपना कैसे रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि टीचर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम स्कूल के एस्पेक्ट में या कॉलेज के एस्पेक्ट में देखते हैं इस असेसमेंट को। तो पहला है कि टीचर सबसे पहले खुद गोल्स को आइडेंटिफाई करे कि वो वास्तव में क्या लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं इस असेसमेंट के, क्यों करवाना चाहते हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, इससे क्या फायदा होगा, क्या उनका मेन मोटो है इसके पीछे, वो बहुत क्लियर होना चाहिए उनको। ये बच्चों को भी उनको क्लियर कर देना चाहिए कि इस आधार पर आपका आकलन किया जा रहा है, तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई गोल्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। सेकेंड पॉइंट है सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कोर्स स्टैंडर्ड। जिस क्लास के लिए, जिस लेवल का, जिस स्टैंडर्ड का आप परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कर रहे हो, उसके लिए आप पर्टिकुलर लेवल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसी के बच्चों के हिसाब से आप क्राइटेरिया डिसाइड करो, उसी के हिसाब से आप सारी चीजों को मैनेज करके चलो। ये टीचर को देखना होता है कि कोर्स स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी चीजें व्यवस्थित रूप से हों। तीसरा जो टीचर का रोल होता है रिव्यू असेसमेंट एंड आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स। असेसमेंट करने के बाद में आप उसको रिव्यू करें, उसको देखें कि वास्तव में स्टूडेंट का जो असेसमेंट किया आपने उसमें कहाँ लर्निंग गैप्स आ रहे हैं, कहाँ बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को और बेटर किस वे में बनाया जा सकता है, या उसकी परफॉर्मेंस में क्या क्या कमियां रह गई हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सारी चीजें एक टीचर को देखनी होती हैं। अगला जो टीचर का रोल है डिजाइनिंग द सीन। किस वे में, कहाँ, किस तरीके से, किन सिचुएशंस के अंदर असेसमेंट होगा, क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस होगा या बाद में लिया जाएगा, प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगा, कौन सी स्ट्रेटजीज होगी, ये सारा सीन जो क्रिएट करता है, डिजाइन जो करता है, वो टीचर के थ्रू करा जाता है। अगला है मटेरियल कलेक्शन। उससे जो रिलेटेड मटेरियल की, किस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी परफॉर्मेंस के दौरान, अगर स्टूडेंट को किसी चीज की जरूरत पड़ती है या फिर वो अपनी परफॉर्मेंस में कुछ रिसोर्सेस की हेल्प चाहता है, तो उन सबका कलेक्शन भी टीचर को देखना होता है। अगला जो है वो डेवलपिंग अ लर्निंग प्लान। इसके आधार पर एक लर्निंग प्लान प्रिपेयर करना कि जो लर्निंग गैप्स हमें पता चले हैं, उन लर्निंग गैप्स को फुलफिल करते हुए आप एक लर्निंग प्लान बनाएं और उस लर्निंग प्लान के हिसाब से उनको दोबारा से बच्चों को वो कंटेंट समझाया जाए, उनकी स्किल को एनहांस किया जाए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब परफॉर्मेंस दें तो उनका जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो पहली बार की अपेक्षा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। क्या लाभ है, क्या हानियां हैं इसकी विधि की। तो पहला फायदा तो इसका यह है कि ये कोलैबोरेटिव है नेचर में, कई लोगों के मिलकर काम करने को प्रमोट करती है, क्योंकि परफॉर्मेंस जब आप देते हो तो कई लोगों के साथ, कई लोगों के सामने आप परफॉर्म करते हो। तो जब आपका कोलैबोरेशन होता है उनके साथ में, जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो
इसके साथ आपके अंदर बहुत सारी वैल्यूज और स्किल्स जो हैं, सोशल स्किल्स जो हैं, लाइफ स्किल्स जो हैं, वो सब भी डेवलप होती हैं। तो ये नेचर में कोलैबोरेटिव होती है, ये इसका पहला फायदा है। दूसरा लर्नर सेंटर्ड है, क्योंकि बच्चा खुद सारी एक्टिविटी खुद कंडक्ट कर रहा है। जो भी स्ट्रेटेजीज हैं वो बच्चे के लिए फ्रेम की गई हैं, उसी के आधार पर वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। थर्ड इसका जो बेनिफिट है, असेसमेंट ऑफ ऑल 3 डोमेन्स। ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन का असेसमेंट कर सकता है, क्योंकि आप ये जो असेसमेंट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से डोमेन को देखना चाहता है। अगर उसको कॉग्निटिव डोमेन का असेसमेंट करना है, परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना है, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को देखेगा। अगर उसको साइकोमोटर तरीके का करना है डोमेन का असेसमेंट, तो वो आपकी स्किल्स को चेक करेगा। इस तरीके से वो डिपेंड करता है, लेकिन जो असेसमेंट होता है वो ओवरऑल तीनों डोमेन्स का किया जा सकता है। अगली बात आती है इस प्रमोट क्रिएटिविटी। परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए बच्चे कई बार नई नई चीजें, नए नए तरीके उसमें अप्लाई करते हैं, नई नई चीजों को लेकर आते हैं, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो प्रमोट होती है। एक एग्जांपल इसका लें तो जब बच्चे अपना लेसन प्लान बनाते हैं और उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स को बनाते हैं, तो उसमें वो क्रिएटिव वे में उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हर बार हर एक बच्चे का टीचिंग एड एक सा नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिवनेस होती है। तो इनके जब बच्चा परफॉर्मेंस के आधार पर जब उसको असेस किया जाना है, उसे ये चीज पता होती है, तो क्रिएटिविटी को वो उसमें इन्वॉल्व करता है और उससे क्रिएटिविटी उसकी एनहांस होती है। ये फायदा है। अगला फायदा है कि इट प्रमोट्स स्टूडेंट मोटिवेशन। जब बच्चा नई तरीके की एक्टिविटीज करता है तो उसको प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है आगे और बेहतर काम करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, कि इसके क्या क्या नुकसान है। तो इसके कुछ नुकसान ये हैं कि पहला तो स्टूडेंट कैन इजीली चीट। कई बार बच्चे जो हैं वो वास्तव में समझ नहीं पाते कि क्या उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी जिस आधार पर उनका परफॉर्मेंस कर दिया गया। वो बायसनेस वाली जो बात थी वो यहाँ आती है। तो बायस होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, तो जो है वो स्टूडेंट खुद को चीट महसूस करता है। दूसरा एक्सपेंसिव है, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर हर एक को असेस करने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज और मटेरियल की जरूरत होगी, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। टाइम टेकिंग है, हमने पहले बात कर ली इसके बारे में। और रूब्रिक जो बनाई जाती है वो रूब्रिक मेकिंग एक डिफिकल्ट टास्क है, जो हर टीचर इसमें पारंगत नहीं होता, और प्रॉपर क्राइटेरिया जो है वो रूब्रिक के आधार पर असेस नहीं हो पाते। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हमने अपने आज के टॉपिक के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपके टॉपिक समझ में आया होगा, जो पेडागोजी का आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रेजेंट सिनेरियो में जो आपके असेसमेंट वाले पेपर है उसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। आगे इसी के किसी दूसरे टॉपिक के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।